नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। हरियाणा में 2024 विधानसभा के चुनावों के लिए मतदान आज समाप्त हुआ। सभी सीटों पर मतदाताओं ने भारी संख्या में मतदान किया। मतदान के बाद मतदाताओं में जिज्ञासा रहती है कि किसकी सरकार आने वाली है, यानी कि दौर शुरू होता है ओपिनियंस पोल का। आज हम अपने ओपिनियन पोल में आपको बताएंगे कि किसकी सरकार आने वाली है। आइए जानते हैं। हरियाणा में हमने अपने कई पत्रकारों से फीडबैक लेकर यह आंकड़ा तैयार किया है। अक्सर हरियाणा के एग्जीक्यूटिव पोल में हमेशा हरियाणा में देखा जाता है निर्दलीय उम्मीदवार अक्सर अच्छी संख्या में जीतते हैं, या यूं कहें कि हरियाणा की राजनीति को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। पिछली बार जो बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी थी, जिसमें जेजेपी भी सहयोगी थी, उसमें भी निर्दलियों की बैसाखी के सहारे सरकार बनी थी। इस बार के चुनाव में भी निर्दलीय काफी सीटों पर टक्कर में है। हालांकि शुरू में निर्दलियों से जो उपेक्षा थी, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा कमी आई है। उम्मीद की जा रही थी कि 8 से 10 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजय हासिल करेंगे, लेकिन चुनाव आते आते मुझे लगता है, और जो हमें फीडबैक मिला है, कि निर्दलियों की संख्या 2 से 4 रह सकती है, यानी आजाद उम्मीदवार 4 सीटों पर जीत सकते हैं। हरियाणा में तो यह आजाद उम्मीदवारों का आंकड़ा हो सकता है। इसके आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी को राहुल गांधी जी ने ऑफर दिया था गठबंधन का, लेकिन आम आदमी पार्टी सीट बंटवारे को लेकर सहमत नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को 3 से 5 सीटों का ऑफर दिया था, लेकिन शुरुआत में आम आदमी पार्टी ने भाव खाया तो कांग्रेस ने हाथ खींच लिए। राहुल गांधी तो गठबंधन करना चाहते थे, परंतु जो हरियाणा प्रदेश की लीडरशिप है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अन्य नेताओं का विचार था कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने का कोई फायदा नहीं है। ज्यादा सीटें देने में कांग्रेस को कोई फायदा नजर नहीं आया, इसलिए गठबंधन नहीं हो पाया। अकेले चुनाव लड़ने में आम आदमी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। कोई चमत्कार हुआ तो एक सीट आ सकती है। अब बात करते हैं दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला की पार्टी की दुष्यंत चौटाला जो पिछले भाजपा गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, दुष्यंत चौटाला जिन्होंने इनेलो छोड़कर जननायक जनता पार्टी बनाई थी, पहली बार ही अच्छा प्रदर्शन किया और 10 विधायक जीत कर आए। हालांकि बहुत सारे विधायकों ने जीतते ही अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। कुछ विधायक नाराज होकर घर बैठ गए, और जैसे जैसे 2024 का विधानसभा का चुनाव आया, कुछ विधायक बीजेपी में चले गए, या यूं कहे जेजेपी का अपनों ने ही साथ छोड़ दिया। और हरियाणा में गठबंधन सरकार बनाने का जो जोखिम लिया था दुष्यंत चौटाला ने, उसका इस चुनाव में दुष्यंत चौटाला को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बेशक दुष्यंत चौटाला दावा करते हैं कि वह किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, दावा करते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी, त्रिकोणीय विधानसभा होगी, परंतु हकीकत यह है कि दुष्यंत चौटाला का खुद जीतना भी मुश्किल है। ज्यादा से ज्यादा एक सीट आ सकती है। दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला दोनों के हारने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अगर जेजेपी की बात करें तो 0 से 1 सीट मिल सकती है, परंतु हालत तो ऐसे है कि खाता खुलना भी मुश्किल है। अगर यूं कहें तो 2024 का चुनाव दुष्यंत चौटाला के लिए भारी नुकसान वाला चुनाव होने वाला है। किसानों से माफी मांगने के बाद भी किसानों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। जेजेपी का कोर वोटर जाट माफ करने के मूड में नहीं है। आगे बात करते हैं कि उनके चाचा अभय सिंह चौटाला का क्या होने वाला है। अभय सिंह चौटाला ने गोपाल कांडा के साथ गठबंधन किया, बसपा के साथ गठबंधन किया। खुद अभय चौटाला एक कड़ी टक्कर में है। हालांकि अभय चौटाला खाता खोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा सीटें आने के आसार इनेलो बसपा के भी नहीं है। दलित वोट बैंक भी बसपा के नाम पर ज्यादा शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। इनेलो के आंकड़े की बात करें तो 1 सीट आ सकती है, इनेलो बसपा गठबंधन की। अब आगे बात करते हैं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की, कि उनकी कितनी सीटें आ सकती हैं, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार कांग्रेस और भाजपा में ही हरियाणा में मुख्य मुकाबला है। तो आखिरकार बीजेपी कितनी सीटें लाने जा रही है। चुनाव से पहले बीजेपी ने कई बड़े फेरबदल किए, यहां तक कि मुख्यमंत्री बदला। मनोहर खट्टर को बदलकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। सोचा था कि इससे 10 साल की जो जनता के बीच में नाराजगी है, उसका ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा की जनता में मनोहर लाल खट्टर को लेकर भारी नाराजगी थी।
यहाँ तक कि भाजपा के बहुत से पोस्टरों से मनोहर लाल खट्टर गायब थे। पर यह अलग बात है कि कहा जाता है कि टिकट बंटवारे में मनोहर लाल खट्टर की खूब चली है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर में बीजेपी को ज्यादा फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पूरे चुनाव में रूठने मनाने का खेल चलता रहा। प्रधानमंत्री मोदी भी आखिरी समय में हरियाणा के चुनाव में अपना आना छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए। आखिरी 72 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी ने कोई भी रैली नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं सूत्रों से फीडबैक मिला होगा कि हरियाणा में पार्टी के लिए अच्छी संभावना नहीं है। हो सकता है कि फीडबैक प्रधानमंत्री की आशा के अनुरूप नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की रैली भी कोई जादू नहीं कर पाई। 10 साल की सरकार के विरुद्ध जनता में नाराजगी, खासतौर पर जो किसान आंदोलन था, उसका भारी नुकसान भाजपा को हुआ है। उम्मीदवारों का हरियाणा में जगह जगह विरोध किया गया। इसके अलावा भी जिन इलाकों में किसान आंदोलन का प्रभाव नहीं था, खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी बीजेपी के अच्छे हालात नहीं है। तो 10 साल की सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी नॉन स्टॉप विकास के नाम पर कितनी सीटें लेने जा रही है? अगर बीजेपी की बात करें तो दोस्तों 18 से 23 सीटों के बीच का आंकड़ा बीजेपी का हो सकता है। 23 सीटों से ऊपर बीजेपी जाती दिखाई नहीं दे रही है। जो पत्रकारों से हमें हरियाणा को लेकर फीडबैक मिला, तो पार्टी में फूट, किसान आंदोलन, 10 साल की सरकार को लेकर जनता में भारी नाराजगी का असर हरियाणा चुनाव में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कह सकते हैं कि भाजपा सरकार दोबारा बनने नहीं जा रही है। दोस्तों, अब आपको मालूम चल ही गया होगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में तो आंकड़ा आपको बता देते हैं कि कांग्रेस कितनी सीटें ले जा सकती है। फिलहाल कांग्रेस 60 से 68 सीटों के बीच सीटें ले जा सकती है हरियाणा में, यानी आराम से बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने के आसार हैं। हालांकि शुरू में उम्मीद की जा रही थी कि यह आंकड़ा और अधिक हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने कई जगह टिकटें सही उम्मीदवारों को नहीं दी। यही कारण है कि जो आजाद उम्मीदवारों का आंकड़ा है, उसमें कांग्रेस के बागी उम्मीदवार ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। सही लोगों को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। शैलजा ने आरोप भी लगाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। आजाद उम्मीदवारों का आंकड़ा कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है, परंतु फिर भी कांग्रेस को अच्छा खासा बहुमत मिलने जा रहा है। किसान आंदोलन का कांग्रेस को फायदा हुआ। एक और बात है, सिरसा जींद, जहां पहले कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, इस बार अच्छी खासी सीटें जीतने जा रही है, क्योंकि जो जेजेपी का वोट बैंक था, इनेलो का वोट बैंक था, जाट वोट बैंक था, वह कांग्रेस की तरफ हुआ है। पूरी तरह से कई सालों के बाद ऐसा चुनाव हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस है, जहाँ जाट वोट का बंटवारा नहीं हुआ है। उदाहरण के तौर पर जुलाना की सीट जो विनेश फोगाट की सीट है, 20 सालों से कांग्रेस नहीं जीती थी, लेकिन अब की बार जो फीडबैक है, विनेश फोगाट जीतने जा रही है। तो कुल मिलाकर जो हमारे पत्रकारों के फीडबैक के आधार पर जो हमारा ओपिनियन पोल है, उसके अनुसार कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने वाली है। हो सकता है कि कांग्रेस का आंकड़ा और भी चुकाने वाला हो, पर 63 सीटों से कांग्रेस नीचे नहीं जाने वाली है। पत्रकारों के फीडबैक के आधार पर यह हमारा अनुमान है। परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, इंतजार कीजिए 8 अक्टूबर का। हमें भी रहेगा बेसब्री से। जय सेतु की रिपोर्ट।